तो चलो लास्ट क्लास में हम लोग जो भी पढ़े थे उसको एक रिकैप कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने अगर रिएक्शन दिया रहेगा 2a + 3b के 4c, तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि ए का रेट कैसे डिफाइन करेंगे, हम रेट ऑफ ए, यानी ए यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और ए रिएक्टेंट है, तो ए का रेट डिफाइन कैसे किया गया था। तो रेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस एन क्यों लगा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए था आपका रिएक्टेंट। ठीक। सिमिलरली अगर हमको रेट ऑफ बी डिफाइन करना है तो रेट ऑफ बी कैसे डिफाइन होगा बच्चों लोग। तो रेट ऑफ बी के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस डीबी बाई डी टी, यानी बी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी सिंबल का मतलब है कि उस पॉइंट पे हम रेट निकाल रहे हैं, यानी रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है। और माइनस एन क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि बी क्या है आपके पास, क्या है, रिएक्टेंट होता है। रेट ऑफ सी क्या डिफाइन होगा, तो रेट ऑफ सी डिफाइन होगा डीसी बाई डी। तो यहाँ पे सी क्या आगे क्या लगा है, सी चूंकि प्रोडक्ट है तो सी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे सी का फॉर्मेशन का रेट हो गया डीसी बाई डी। और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाए हैं, सी क्या है, सी प्रोसेस में फॉर्म कर रहा है, तो सी क्या हो रहा है प्रोसेस में समय के साथ क्या होगा, उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे डी यानी इसका जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव यूज नहीं किया गया है। ठीक। ये आपको लास्ट क्लास में समझा दिया गया था। तो ये था इनका इंडिविजुअल रेट, यानी ए का कंजम्पशन, बी का कंजम्पशन एंड सी का फॉर्मेशन का रेट आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हमसे कोई पूछा है कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता करेंगे, तो सिंपली बोला गया कि जो भी इंडिविजुअल रेट है उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो रेट ऑफ ए को हम डिवाइड किससे किए हैं, 2 से। रेट ऑफ बी को डिवाइड किया गया है 3 से। और रेट ऑफ सी को डिवाइड किया गया 4 से। तो ये जो बिल्ड होगा इसको बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है आपके इंडिविजुअल रेट को डिवाइड करोगे उसके कोएफिशिएंट से। ठीक। तो ये था लास्ट क्लास में, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इस क्लास में इसको बस रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समय है। तो अब इसी पर हम देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और कोई अगर जनरल रिएक्शन होगा तो उसके लिए आपका इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर दिया गया है, यानी इंडिविजुअल रेट को हम डिवाइड कर दिया कोएफिशिएंट से। तो ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे ए से, यानी माइनस डी बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे स्मॉल ए से। ठीक। अगर हम बात करना है आपको कि बी के रिस्पेक्ट में रेट कैसे डिफाइन करोगे आप, तो बी के रेट को डिवाइड कर दोगे स्मॉल बी से। ठीक। और सी के रिस्पेक्ट में अगर आपको रेट को डिफाइन करना तो क्या होगा, तो सी के रेट को डिवाइड कर दोगे स्मॉल सी से। सिमिलरली डी के रेट को डिवाइड कर दोगे स्मॉल डी से। ठीक। इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब ध्यान देना, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का, जब भी बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का, तो उस केस में आपके पास एक होता है डिफरेंट रेट का डिफरेंशियल फॉर्म, जो हम जस्ट अभी कवर किए, इस तरीके से आप रेट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक। और एक होता है रेट लॉ, एक होता है रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जब भी कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो उसका जो रेट होता है उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है टू पावर सम नंबर। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोला गया है अगर हम रेट लॉ का यूज करेंगे तो उसमें बोला गया है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू पावर सम नंबर, यहाँ पे नंबर जो एक्स और वाई यहाँ पे लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे के लिख दिया गया है, और के को बोला गया है, के होता है रेट कांस्टेंट, के को बोला गया है रेट कांस्टेंट। इन फॉर्म ऑफ रेट लॉ आप इस तरह से रेट को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्स और वाई है, एक्स वाई कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यानी इस एक्स वाई को आप कोफिशिएंट यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके रेट लॉ में रेट जो है, रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो है उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो मतलब क्या, वो आपका इस एक्स और वाई में जो है इस स्मॉल ए स्मॉल बी से लिंक नहीं रहता है, इसको आपको निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है आपके रिएक्शन में, उसका यूज करके हम इस एक्स और वाई को निकालते हैं, ठीक। आपको लास्ट क्लास बता भी चुके थे कि एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, एक्स पावर ए का है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोलेंगे हम ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इन दोनों पावर का जो सम होता है, जैसे यहाँ पे सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई को बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे, दोबारा बस ये सब रिपीट हो रहा है आपके लिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे, और हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल देना आप लोग को। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सेल समझ में नहीं आया था, एक और मैं चेक करूंगा, टाइम रहा तो मैं बता दूंगा, ठीक। आज का जो टॉपिक है फिर उसे खत्म करना था मुझे। ठीक है, जानो ना। जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल यहाँ से आप नोट करना चालू करोगे आप, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। ठीक है, तो जब भी आपके बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन का, बात समझे, तो ऊपर एक रिएक्शन लिखा हुआ है जहां पे आर है रिएक्टेंट और पी है प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में एक टर्म होता है आरडीएस स्टेप। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट, आर के लिए रेट, डी के लिए डिटरमाइनिंग एस फॉर स्टेप। एक टर्म होगा आरडीएस, या बोलते हैं उसको हम लोग स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या बोलेंगे स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। बात समझ में आया? तो ध्यान देना, जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट बांटा गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो कि सिंगल स्टेप होगा, जो कि सिंगल स्टेप होगा, यानी एक स्टेप हो रहा है। तो अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो वही स्टेप उसके लिए क्या होगा, आरडीएस हो जाएगा। जब भी कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है तो वही स्टेप उसके लिए आरडीएस है, क्योंकि और कोई स्टेप तो है नहीं। तो सबसे स्लो स्टेप वही हो जाएगा जिसमें प्रोसेस जो है ऑकर कर रहा है। तो जो जिसमें प्रोसेस ऑकर करेगा वही उसका क्या होगा, सबसे स्लो स्टेप हो जाएगा, ठीक है। जब भी बात बोलते हम लोग रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, मतलब आर से पी जो है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है,
ठीक है, अगर आपको याद हो मार्कोनी ऑफ रेडिएशन रिएक्शन पढ़े हो गए क्लास 11 में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो मार्कोनी ऑफ रिएक्शन में देखोगे मल्टीपल स्टेप होता होगा, यानी पहले कटायन बनता है, कटायन के बाद फिर नेगेटिव उस पर अटैक करता होगा, ठीक है। तो जब भी बोला गया है कि आपका रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में ऑकर कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आर से पी है, तो पहले आर से पी डायरेक्ट नहीं गया होगा, पहले बना होगा आर से ए, ठीक, और ए टूट के बना होगा बी एन सी, फिर सी और ए मिलके बना होगा डी, और डी से बना होगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेप दिया हुआ है, और यहाँ बोला गया है कि C प्लस ए गिव्स डी, ये आपका आरडीएस है, यानी ये जो है ये रिएक्शन का आरडी स्टेप है, यानी यहाँ जब भी मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगा तो उसमें कोई स्टेप क्या होता है, सबसे स्लोएस्ट होता है, और इस रिएक्शन में नीचे जो दिया हुआ है उसमें C प्लस ए गिव्स डी आपका स्लोएस्ट स्टेप है, उसको हम बोल रहे हैं आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। इतना रखना आपको है। तो ये जो है ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा, मतलब आप देख करके नहीं बोल पाओगे कि आरडीएस कौन सा स्टेप होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई रिएक्शन को फ्रेम करते हैं लैब में, उसको देखते हैं, तो लैब में डेटा का स्टडी करके हम लोग आरडीएस स्टेप को डिफाइन करते हैं। आरडीएस स्टेप आप देख के भी नहीं बता पाओगे, तो आपको आरडीएस स्टेप जो है क्वेश्चन में लिख के दिया रहता है, ठीक है। सिंगल स्टेप का नहीं दिया रहेगा, क्योंकि सिंगल स्टेप तो क्या है कि स्टेप है, तो सिंगल स्टेप वही स्टेप, उसके लिए क्या होगा, आरडीएस हो जाएगा। बात समझ में है? और जब भी क्या होता है आपको मल्टीपल स्टेप होता है, तो मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म करता है, रिएक्शन के बीच में फॉर्म करने का मतलब ये है कि जैसे इस केस में आपका रिएक्शन क्या था, रिएक्शन आर से पी था, तो आर हो गया रिएक्टेंट और पी हो गया प्रोडक्ट। इस केस में आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, उसके बीच में देखना आपके पास ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, डी बना हुआ है। तो बोला गया आपका जो ए है, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है, ए बी सी डी, ये सब क्या होता है, ये सब होता है इंटरमीडिएट्स। क्या होता है, इंटरमीडिएट्स, ठीक है, यानी रिएक्शन के बीच में जो फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग समझने में, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम आरटी स्टेप का स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो आरटी स्टेप का लॉजिक क्या था वो समझाते हैं पहले आपको हम, आरटी स्टेप पढ़ने का लॉजिक क्या है, ठीक। तो मान लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल को समझाने के जब समझा रहे होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, यानी चैट बॉक्स में जो पूछा जाए उसका आंसर देना है, ठीक। तो आरडी स्टेप को समझने का लॉजिक समझने के लिए चलते हैं, आपके घर में एक प्रोसेस होता है सब्जी बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हमको सब्जी बनाना है घर में, तो सब्जी बनाने का स्टेप को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या। बेसिकली हमको समझना है कि आरडी स्टेप हम पढ़ते क्यों है, यानी आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको तो लिंक करते हैं एक रियल लाइफ प्रोसेस से, जो मतलब आप लोग सब लोग देखते होंगे, वॉच करते होंगे, ठीक है। तो जब भी घर में कोई सब्जी बनाना है तो उसका स्टेप्स क्या क्या होता है बच्चों लोग, पहले आप सब्जी को क्या करोगे, बाय करने जाओगे, तो आपका दुकान होगा यहाँ पे, दुकान से घर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले बाइंग करना पड़ेगा सब्जी को, ठीक है, तो बाइंग स्टेप हो गया। बात समझ में आया। अब घर में सब्जी आ गया, तो घर में सब्जी आने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग वॉश करते हैं, समझ में आया, ठीक। वॉश करने के बाद सब्जी को क्या किया जाएगा बच्चों लोग, कट किया जाएगा। अगला स्टेप हो गया कटिंग का, ठीक। कटिंग के बाद क्या किया जाएगा बच्चों लोग, इसको कुक किया जाएगा, ठीक। अब कुक करने के बाद क्या होगा, सर्व कर सकते हैं इसको आप किसी को भी खिला, ठीक है। तो सर्व करने के स्टेप को हम अवॉइड कर सकते हैं, कि सर्व करना तो बस क्या है, आप उसको सर्व करने के लेके चलेगा, सर्व हो गया। अगर हम आपको टाइम बता रहे हैं कि मान लेते हैं सब्जी खरीदने में आपको लगे 15 मिनट, आपके घर के बगल में ही सब्जी का दुकान था, ठीक, तो वहां पे सब्जी खरीदने गए, वहां से उसको बाय बाय कर लिए, मान लेते हैं
यहाँ पे आपको टाइम लगा 15 मिनट का। ठीक, तो हर स्टेप के पास हम टाइम लिख दे रहे हैं कि टाइम कितना आपको लगने वाला है। ठीक है, यहाँ लगा 15 मिनट। घर में लाके वॉश करने के बाद यानी धोने के बाद धोने में आपको टाइम लग गया 10 मिनट का। ठीक है, कटिंग में आपको टाइम लगेगा मान लेते हैं कि 20 मिनट का, ज्यादा कट करना था सब्जी को। ठीक, और कुकिंग में टाइम लगे आपको 30 मिनट का। ठीक, तो ये आपका सब्जी बनाने का सारा स्टेप डिफाइन कर दिया और एक टाइम जो लगने वाला हम बता दिया आपको। ठीक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका प्रोसेस लगातार चल रहा है, आपका प्रोसेस लगातार चल रहा है, ध्यान देना, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बोलेंगे पूछेंगे उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, तभी हमको समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सब्जी को आप यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और यहाँ पे आपका सर्विंग पॉइंट पहुंच गया, यानी सब्जी बन के आपके पास रेडी है। ठीक, तो अगर प्रोसेस लगातार चल रहा है, लगातार का मतलब एक आदमी बैठा हुआ है जो सब्जी को बाय करते जा रहा है, यानी बाइंग में उसका बस काम ही क्या है कि सब्जी को खरीदने जाना है बस। ठीक है, एक आदमी लगा हुआ वॉश करने पे। ठीक, एक आदमी लगा हुआ कट करने पे, और एक आदमी लगा हुआ कुक करने पे। ठीक, यानी हर शिफ्ट के लिए एक आदमी ऑलरेडी असाइन है जो कि अपने काम को लगातार कर रहा है, बिना ब्रेक के करते जा रहा है। तो आप मेरे को बताओगे कि मैं यहाँ पे पहुंचा और मुझे बोला कि मुझे सब्जी चाहिए खाने के लिए। ठीक, तो मेरे को बताओगे कि कितने टाइम में मेरे को सब्जी मिलेगा। आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, मेरे को बताओ कि मैं सब्जी बनाने का ऑर्डर मैं देता हूँ या सब्जी मुझे खाना है, तो आप बताओगे कितने टाइम मेरे को सब्जी खाने के लिए मिलेगा। टाइम फ्रेम बता पाएंगे क्या, जल्दी फास्ट आंसर देंगे फास्ट बच्चों लोग जो भी लाइव हैं। आपको ये बताना है कि कितने टाइम में आपको सब्जी मिलेगा। अगर प्रोसेस लगातार चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक, हर स्टेप के लिए अलग अलग लोग असाइन किया हुआ है, तो अगर मान लेते हैं सब्जी आपको चाहिए, आप ऑर्डर करोगे, तो कितने टाइम में आपको सब्जी मिलने वाला है। टाइम बता पाएंगे जल्दी से फास्ट, जल्दी से पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो समझ में आया कि नहीं मुझे समझ पता नहीं चलेगा। तो जो भी लाइव आ चुके हैं, सौम्य, सुष्मिता, श्रुति श्री, ठीक है, एक आंसर आ गया। ठीक, दो आंसर आ चुका अपने पास, और बाकी लोग चलो और रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से फास्ट। रिस्पॉन्ड करोगे तभी चीज क्लियर होगा ना, आप रिस्पॉन्ड करो पहले फटाफट। ठीक है, चलो तीसरा भी आंसर आ गया अपने पास। चलो चार आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा आप लोगों से हम, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि आप ऑर्डर करोगे इस सिचुएशन में तो वो टाइम कितना लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे इस प्रोसेस में क्या है कि आपके पास हर स्टेप में लोग इन्वॉल्व थे और हर लोग लगातार काम कर रहे थे। तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में जब अब सबसे इस प्रोसेस का सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, ये जो कुकिंग वाला स्टेप था ये सबसे स्लोएस्ट था। ये इस प्रोसेस का क्या होगा, आरडी स्टेप होगा, या इसको बोल सकते हो आप स्लोएस्ट। आरडी स्टेप आप बोल सकते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, आरडी से बोल सकते हैं स्लो स्टेप।
ठीक है, ध्यान ना। आपका जो कुकिंग स्टेप क्या था, एडिशन स्लो स्टेप था। तो अगर आप देखोगे तो जो सब्जी बाय करने गया था, वो सब्जी बाय करके 15 मिनट लाके सब्जी रख चुका है। ठीक है, तो सब्जी यहाँ पे आ चुका था। वॉशिंग करने वाला वॉश करके यहाँ पहुंचा चुका है 10 मिनट के अंदर में। तो अल्टीमेटली क्या है कि बाय करने वाला सब्जी यहाँ बाय कर चुका था और वॉश 10 मिनट में हो चुका है। इसका मतलब वॉश करने वाला फ्री बैठा हुआ 5 मिनट के लिए। तो जब अगला सब्जी आएगा तो फिर से क्या वॉश करके यहाँ पहुंचा चुका होगा। कटिंग करने वाला जो है 20 मिनट कट करके यहाँ बैठा होगा। ठीक। लेकिन कुकिंग करने में आपको टाइम क्या लग रहा है, 30 मिनट्स। तो जब जब आप सब्जी का एक लॉट कुक कर रहे होगे तब तो दूसरा लॉट यहाँ पे कट करके आ चुका होगा, कट करके आ चुका होगा। यानी अल्टीमेटली आप जब सब्जी ऑर्डर करोगे तो कुकिंग वाला जो कुक कर रहा है उसको शुरू से वेट नहीं करना पड़ेगा। उसको बस देखना कि कट सब्जी तो कट किया है ही, तो उसको बस यहाँ से उसको पिक करना पड़ेगा। यानी जब भी आप सब्जी का ऑर्डर कर देने जाओगे तो पूरे स्टेप को आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आपका सारा स्टेप लगातार चल रहा है ना। तो जब सारा स्टेप अगर लगातार चल रहा है तो उस केस में क्या है, आपका यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और समझ में बाय वॉश। ठीक। अल्टीमेटली अगर आप ऑर्डर करने गए तो आपको मिलेगा सब्जी 30 मिनट के में मिल जाएगा, क्योंकि बाकी स्टेप तो लगातार चल ही रहा था। तो जो कुक करने बैठा होगा उसको पूरा यहाँ से वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना काम कर रहा था। तो बस उसको कटा हुआ सब्जी मिल गया, वो यहाँ से उठा के कुक करके आपको दे चुका है। ठीक। तो अब क्लियर है सबको। तो 30 मिनट टाइम ही क्यों लगा। तो सेम तरीके से जब भी कोई रिएक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक, तो उसका जो आरडी स्टेप है वही बताएगा कि कितना टाइम में आपको प्रोडक्ट जो है फॉर्म करने वाला है। तो आरडी स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों था, इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आप बता पाओ कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में टाइम कितना लगने वाला है। यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप पे डिपेंड करेगा। यानी सिंपल सा चीज है कि अगर मेरे को इस पूरे प्रोसेस का रेट को फास्ट करना है, यानी हमको सब्जी को जल्दी बनाना है, हम किस स्टेप को फास्ट करने फोकस करेंगे। तो अगर हम सारे स्टेप को एनालाइज कर ले, तो अगर हमको रेट को इंक्रीज करना है, यानी सब्जी हमको जल्दी मिले, तो मेरा फोकस होगा कि कुकिंग स्टेप फास्ट कैसे हो। क्योंकि बाकी स्टेप को इंक्रीज करके यानी फास्ट करके मेरे को टाइम में कोई चेंजेस नहीं दिखने वाला है। ठीक है, यानी बाइंग वाले स्टेप में अगर तुम सब्जी को जल्दी खरीद के लेके आ गए या वॉश जल्दी कर दिए, तब भी तुमको सब्जी 30 मिनट के बाद ही मिलेगा। तो अगर तुमको इस प्रोसेस का रेट को कंट्रोल करना है, यानी रेट को स्टडी करना है, या रेट को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आपको किस स्टेप को पे फोकस करना पड़ेगा, जो सबसे स्लोएस्ट है, जो कि आपका कुकिंग वाला स्टेप है। ठीक है, तो जो आरडी स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, वो उस प्रोसेस के रेट को कंट्रोल करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल बाय आरडी स्टेप। और अगर आपको रेट को इनहेंस करना है तो आपको आरडी स्टेप को उसके हिसाब से सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो चीज फास्ट हो पाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग समझने में नहीं। ठीक। तो आरडी स्टेप क्या होता है, क्लियर होगा आपको। आरडी स्टेप कहीं आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। ये सब को तो आप स्किप कर सकते हैं हम लोग। तो अगला हमारा फोकस रहेगा कि
इस तरह के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको अटेम्प्ट कैसे करना आप खुद बता रहे हैं आपको, बताना है ना। यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है और इससे इसे बनना है पी। पी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ए और बी रिएक्टेंट है और पी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो वो और यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो बोला गया फर्स्ट डेटा में जब ए का अमाउंट 2 था और बी का अमाउंट 2 था, तो उसके इसमें रेट का वैल्यू दिया 4, ठीक है। तो इस प्रोसेस का ए और बी यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और रेट का वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड डेटा के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जब ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 4 था, उस टाइम में रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, जब ए का वैल्यू क्या था 4, बी का वैल्यू 4, तो उसके इसमें रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक। तो अब आपको इस डेटा को एनालाइज करके आपको बताना है इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे डिफाइन करोगे, इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे डिफाइन करोगे। यानी बेसिकली आपसे पूछा गया रेट इक्वल टू क्या हो इस रिएक्शन का, के होगा, ए का पावर एक्स होगा, बी का पावर वाई होगा, ठीक है। ठीक है, ज्यादा ही हो जाता है इसलिए। ठीक है। तो आपके पास जो है ये डेटा दिया हुआ है, अब आपको रेट लॉ को लिखना है, यानी आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि के का क्या वैल्यू क्या होगा, आपका ए का वैल्यू क्या होगा, और ए का पावर मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करना, तो इसका अप्रोच बताते हैं। क्योंकि फर्स्ट डेटा है, अगर इसमें फर्स्ट डेटा पुट करें तो क्या होगा, रेट 1 इक्वल टू क्या होगा, के ए का वैल्यू कितना था 2 था, तो 2 का पावर एक्स, और बी है 2, 2 का पावर क्या होगा वाई, और इक्वल टू रेट का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ है, ठीक। सेकंड डेटा पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, ये ए का वैल्यू एक के ए के ए के पॉइंट पे क्या पुट करेंगे 2, बी के पॉइंट पे क्या पुट करेंगे चलो हम लोग 4, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। रेट 3 का हम बात करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, के फिर क्या होगा, ए के बदले क्या होगा 4x, और बी के बदले 4 होगा, तो ये हो गया y, और रेट कितना हो गया 16, क्या हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई पता करना, तो क्या करेंगे, जब आपको एक्स निकालना हो ना, एक्स निकालना हो, या फिर जब मान लेते हैं जब आपको वाई निकालना हो, तो आप जब एक्स का बेस सेम होगा तो उसको डिवाइड कर दो। मान लेते हैं कि तुम यहाँ पे एक्स का बेस सेम है, तो अगर हम रेट 2 को डिवाइड करते हैं रेट 1 से, तो रेट 2 डिवाइडेड बाई रेट 1, अगर ऐसा करते तो के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 4, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ,
तो यहाँ हो जाएगा 4/2 का पावर क्या होगा y, इंटू का पावर क्या हो जाएगा y। ठीक है, और रेशियो कितना हो जाएगा 1। रेट 2/√1 का वैल्यू 1 है, तो 2 टू पावर y इक्वल टू क्या है 1। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 0 आ जाएगा, यानी 2 का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1, यानी y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर आपको x का पावर निकालना हो, यानी a का पावर क्या होगा, तो उसका समझना कि जब y का बेस सेम हो, तो y का बेस कहाँ पे 2 और 3 में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट 3 को डिवाइड कर देंगे रेट 2 से, तो उस केस में क्या आएगा 2 का पावर x बचेगा, यानी डिवीजन के बाद 4/2 मतलब 2 पावर क्या होगा x, और इक्वल टू क्या होगा 4, यानी रेट का डिवीजन होगा 16/4 क्या होगा 4 होगा। इससे क्या होगा x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 2। ठीक है, जैसे x मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, रेट 3/√, तो अल्टीमेटली क्या होगा x का वैल्यू 2 मिल गया, तो ये प्रोसेस क्लियर हुआ कैसे निकालना आप लोग को। अब इसमें से क्या होगा, x मिल गया आपको, y मिल गया, तो किसी भी डेटा को पुट कर दो। तो रेट लॉग में अगर मान लेते हैं रेट 1 के बदले पुट कर देते हैं हम लोग, a का वैल्यू पुट कर देते हैं 2, और पावर क्या होगा 2, और आपका b का वैल्यू पुट कर कितना करें 2 पुट कर देते हैं, और पावर क्या हो 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रेट का वैल्यू कितना था 4 था, तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो k का वैल्यू इसमें क्या निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके आप x y एंड k का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे, यहाँ तक सब ठीक है, तो इसको एक और तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाता है। ठीक है, तो ये तो लंबा प्रोसेस हो गया जो आप फॉलो करोगे अपने स्कूल एग्जाम में, तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको आपको स्कूल में इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। अब इसी को छोटे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, इसको यहाँ तो नोट कर लेंगे फास्ट। ठीक है, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। चलिए फास्ट तो लोग अगर यहाँ तो नोट कर लिया तो मुझे बस एक बार कंफर्म कर देंगे।
ठीक है, यहाँ तो नोट कर लिया है। देखो इस प्रोसेस को अगर हमको जल्दी करना है, यानी एग्जाम में जेईई मेन में नीट में कैसे करोगे आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो आपके पास ये रिलेशन होगा a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम मान लेते हैं कि आपको a का पावर निकालना है, गिवन डेटा में से अगर आपको a का पावर निकालना है, तो देखना है कि आपका b का अमाउंट कब कांस्टेंट है। तो देखोगे डेटा 2 एंड डेटा 3 में देगा b का अमाउंट फिक्स है, तो b को भूल सकते हो, यानी इस केस में बस a का अमाउंट चेंज कर रहा है। तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा ध्यान से सुनना। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं, तो मेरे को पावर निकाला किसका, चलो हमको निकालना है पावर a का। तो मेरा फोकस क्या है कि कब आपका b सेम है, तो b यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। b हम अगर हमको सेम दिख रहा है, तो अब देखना कि b का पावर, ठीक है। तो इसमें कुछ b में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, a में चेंज कितने का हुआ, a में चेंज हुआ डबल का, a में डबल चेंज हुआ है, और रेट में चेंज कितने का, 4 टाइम्स का। तो अब बताओगे कि डबल का पावर क्या लोगे कि 4 हो जाएगा, इन डबल यहाँ जो रेट डबल चेंज हुआ है इसका पावर तुम क्या लोगे कि वैल्यू 4 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू x का आ जाएगा 2, ठीक। बात समझ में, यानी a का पावर क्या होगा, 2 होगा, ठीक। सिमिलरली अगर आपको b का पावर निकालना है, तो देखना पड़ेगा कि कब a का अमाउंट सेम है। तो a का अमाउंट कहाँ सेम है, यहाँ पे a का अमाउंट सेम है, तो यहाँ a का वैल्यू फिक्स है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, b आपका डबल हो रहा है, और रेट में चेंज हो रहा है 1 टाइम से, रेट चेंज नहीं हो रहा, नहीं रेट में जो रेट का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो समझेंगे, तो आपका यहाँ पे रेट में 1 टाइम का चेंज है, और बी में डबल का चेंज है। तो डबल का पावर तुम क्या लोगे कि ये 1 हो जाए, तो इसमें वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी बी का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत तो बताएंगे बच्चों लोग, जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चों लोग, मैसेज करेंगे। समझ में आया है नहीं आपको यहाँ तक में, ये शॉर्टकट तरीका समझ में आया। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस समझ में आया, तो जो स्कूल में करना था वो समझ में आई आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट दोबारा करते हैं, ठीक है। एक सेकंड बस, बताना यहाँ पे आपके पास इस तरह का डेटा दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे ए है रिएक्टेंट और बी भी रिएक्टेंट है, और उसका रेट दिया, यानी आपके पास रिएक्शन कैसा होगा, तो ए प्लस बी, ये कुछ पी होगा प्रोडक्ट। तो इसका रेट क्या होगा, रेट हो सकता है कि ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, यानी हमको एक्स और वाई निकालना है, ठीक। तो जब भी तुमको बी का पावर निकालना होगा ना, तो आपको फोकस करना है कि कब ए का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले का इन्फॉर्मेशन को तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना बच्चों लोग, कि जब भी आपको निकालना होगा किसका पावर, ए का पावर, आप फोकस करोगे कि कब आपका जो है बी कांस्टेंट है, यानी बी में कोई चेंज ना हो, ठीक। तो ध्यान देना, अगर हमको ए का पावर निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि बी यहाँ पे फिक्स है, यानी बी में यहाँ पे 2 और 3 में बी में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ए में चेंज हुआ डबल से, ए में डबल से चेंज हुआ है, और सेम टाइम में रेट में चेंज कितने से हुआ है, 4 टाइम से। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको देखना है कि अगर आपको ए का पावर निकालना है, तो बी का अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बी का अमाउंट कांस्टेंट कहाँ दिया हुआ है, 2 एंड 3 में, समझ में आया। तो बी का अमाउंट 2 3 कांस्टेंट, तो उस समय ए का ए डबल से चेंज हुआ है, और रेट चेंज हुआ 4 टाइम से। तो डबल का पावर तुम क्या लोगे, तो यहाँ पावर एक्स कर लेते हैं,
तो डबल का पावर तुम क्या लोगे कि ये वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए, यानी रेट में चेंज के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे x का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ जो a का पावर क्या होगा वो 2 ले लोगे। और समय यहाँ तो समय यदि फर्स्ट डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप a का पावर निकाल लिया। अगर आपको b का पावर निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक a का अमाउंट कांस्टेंट है, किस किस डेटा में a का अमाउंट कांस्टेंट लिया हुआ है। याद है ना, डेटा 1 एंड 2 में a का अमाउंट फिक्स है 2 लिया हुआ है, तो उस टाइम में आप देखोगे b का अमाउंट चेंज हुआ डबल से। तो डबल का पावर तुम क्या लोगे कि रेट में चेंज कितने टाइम से हुआ, 1 टाइम से। तो डबल का पावर तुम y मान लिए, तो y का वैल्यू क्या हुआ कि वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता दो चलो मेरे को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपके सामने जेईई का कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं आपको हम, ठीक है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताना है। आपको मैं थोड़ा स्क्रीन जूम कर दे रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उस टाइम का रेट दिया हुआ है, ठीक। आप बताओगे इसका रेट लॉ क्या होगा, इसका रेट लॉ क्या होगा, यानी ए का पावर क्या होगा, बी का पावर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली रेट लॉ लिखना है। तो रेट इक्वल टू समथिंग क्या होगा, समथिंग के ए का पावर कुछ होगा, एक्स मान लेते हैं, बी का पावर मान लेते हैं वाई। तो एक्स वाई आपको पता नहीं इस क्वेश्चन में, जल्दी से फास्ट।
ठीक है, आंसर बताएंगे फर्स्ट। एक्स का वैल्यू 1 बता दिए, चलो सही है। वाई का वैल्यू क्या होगा, यानी ए का पावर क्या होगा, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अगर हमको मान लेते हैं कि बी का पावर निकालना है, तो देखते हैं कि कब ए फिक्स था, तो 1 और 2 में ए का वैल्यू फिक्स है, ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, बी में चेंज डबल से हुआ है, और रेट में चेंज कितना 1 टाइम से हो रहा है। डबल का पावर क्या लेंगे कि 1 हो जाएगा, तो बी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं वाई यहाँ पे बी का पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? सिमिलरली अगर आपको ए का पावर निकालना है, तो देखना कि बी का फिक्स है, तो 1 3 में, यानी 1 से 3 में बी का अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, और 1 3 में अगर आप चेक करोगे, फर्स्ट एंड 3 में कंपेयर करेंगे डाटा में, तो आपका ए हुआ है डबल, और आपका रेट हुआ है 2 टाइम से, रेट 2 टाइम से इंक्रीज किया है। ठीक, तो आपका 2, यानी ए का पावर क्या लोगे, 2 का पावर क्या लोगे कि 2 हो जाता है, एक्स का पावर इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी एक्स का पावर क्या हो गया। ठीक है, रेट लॉ में क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा कि ए का पावर 1 बी का पावर 0, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, ठीक है, तो बच्चों ने कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दे दिया है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन 27 सॉल्व करेंगे आप लोग। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन मैं जूम किया हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा बताइए मेरे को। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्रिएशन दिया हुआ है, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे फर्स्ट बताएंगे इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में विजुअल है उसका आंसर बताएंगे।
ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे, चलो फास्ट। इसमें कैसे करेंगे हम लोग? देखो वहां पे अगर आपको ए का 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो बी का अमाउंट कांस्टेंट है, ए हुआ डबल और रेट भी हुआ है डबल। तो डबल का पावर यहाँ पे एक्स का पावर क्या लेंगे, डबल हो जाए, ये हो जाएगा 1। यानी रेट लॉ में ए का पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक। अगर हमको निकालना है कि बी का पावर कैसे सोचेंगे, यहाँ पे कहीं भी ए कांस्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेट डेटा 2 और 3 को चेक करते हैं, जिसमें ए हुआ डबल, डबल का पावर क्या है, 1 है, तो 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बी हुआ है डबल, लेकिन बी का पावर क्या हमको नहीं पता है। और यहाँ पे रेट जो इंक्रीज किया है वो इंक्रीज किया 8 टाइम्स से, 8 टाइम्स इंक्रीज किया है। ठीक है, तो आपको ये देखो यहाँ पे ए का पावर 2 मतलब 2 हो चुका है, इनटू बी का पावर वाई, वाई मेरे को नहीं पता है, तो उसको 2 का पावर वाई कर दिए, और इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे टू 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 को इससे डिवाइड कर तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2 पर वाई इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ए का पावर 1 होगा, बी का पावर 2 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक क्लियर है कि नहीं है, बताना मेरे को एक बार। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, डेटा को फोकस कर लो। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके पास स्लाइड्स पे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आपको मैं एक से इनवाइट कर रहा हूँ बस, क्वेश्चन नोट कर लेना, पहले को क्वेश्चन नोट कर लो, तो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, एक सेकंड।
आई थिंक आपको विजुअल होगा सब लोग को। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दिया था वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। आपके पास ए का वैल्यू था एक, बी का वैल्यू था, और आपको रेट दिया हुआ था, ठीक है। अब एक से ध्यान ना, आपका आपका ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 0.45, 0.05 एंड 0.05 बी, बी था 0.1, 0.05, 0.2, 0.2, ठीक है। तो रेट का वैल्यू क्या था? 0.05, 0.09 एंड 0.72, ठीक। यहाँ पे अब ए का वैल्यू क्या था? 0.05, 0.05, ठीक। यहाँ पे बी के वैल्यू में क्या होगा? 0.1 था, और ए का वैल्यू क्या, सॉरी 0.05 था बी, और ए का वैल्यू था 0.1, ठीक है। यहाँ पे बी का वैल्यू 0.1 हुआ, और ए का वैल्यू हो गया तो 0.2। ये था आपके पास डेटा। अब इसको यूज करके आपको बताना है कि ए और बी का पावर क्या होगा। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या होगा? के ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, ये हमको जानना था, ठीक। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, आप देखो कि अगर आपको ए का पावर निकालना है तो कब देखना कि कब बी फिक्स है। तो बी आप देखोगे यहाँ पे बी का अमाउंट कांस्टेंट है, बी का अमाउंट कांस्टेंट है। तो उस केस में अब देखोगे ए का वैल्यू हो रहा है डबल, और रेट रेट भी हो रहा है डबल। तो डबल का पावर तुम क्या लोगे कि डबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इससे मिल गया एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो मेरे हिसाब से, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं कि कहीं भी ए का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम डेटा नंबर 2 एंड 3 चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ए हुआ डबल, पावर क्या हो? 1 हम निकाल चुके हैं, और बी हुआ डबल, पावर हम निकाल ले, इसका पावर को वाई मान लेते हैं। तो ये दोनों का और यहाँ पर रेट हुआ है 8 टाइम्स है, रेट हुआ है 8 टाइम्स है। बेसिकली ए का पावर 2 निकल चुका था, नहीं 2 का पावर 1 इंटू बी है डबल, तो डबल का पावर वाई माने थे हम लोग। इसका वैल्यू कल टू हो जाएगा 8, जो रेट का चेंज है, यानी ए का चेंज, बी का चेंज इक्वल टू रेट का जो टाइम्स चेंज हो रहा है। अब इसकी इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा क्या? 2 इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। तो वाई से क्या निकलेगा? वाई से निकल के आ जाएगा, यानी एक एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू क्या है? 2 है। तो जो रेट लॉ होगा के ए का पावर 1 और बी का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया इस इक्वेशन का रेट लॉ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताएं बच्चों लोग। अभी क्लियर आप लोग को? जल्दी पास पूछ लो।
यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताएंगे बच्चों लोग? नहीं, ठीक है चलो। तो हम लोग वापस आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होगा सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगला पॉइंट होता है रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करोगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी बेसिकली जो है किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ लिखते हैं तो रेट क्या होगा, के इंटू आर का पावर एन। ठीक है, तो जो के है, ये के है रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट हमको पता करना है। इसका यूनिट हमको पता करना है। ठीक, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो रेट होता है, तो जब भी बात करते हैं रेट का, तो रेट का दो फॉर्म होता है, एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म और एक होता है रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आर का पावर एन होगा। तो आर का पावर जो एन है, यहाँ पे आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसको हम के इंटू सी का पावर एन लिख सकते हैं। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसको सिंपली लिख सकते हैं के सी का पावर एन। ठीक है, और डिफरेंशियल फॉर्म से रेट को क्या लिखा गया है, तो डिफरेंशियल फॉर्म से रेट को आप ऐसे लिखते हो, माइनस डी आर बाई डी टी। डी क्या चेंज है, किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है। तो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन को सी बोले तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, सी होगा। इसको तुम अगर सिर्फ इसका हम इंटरेस्टेड हैं इसके यूनिट में, इसको हम सी कर सकते हैं, नीचे टाइम कर सकते हैं। ये हो जाएगा सी बाई टाइम, यानी कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। तो बेसिकली दोनों रेट को आप इक्वल कर सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी का पावर एन। अल्टीमेटली के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का पावर वन माइनस एन, और नीचे हो जाएगा टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम का पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस एन, और नीचे टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, सेकेंड्स। इसको तुम चेंज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल का पावर वन माइनस एन, वॉल्यूम का पावर ऊपर हो जाएगा तो एन माइनस वन हो जाएगा, और टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। नीचे से टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे समझाया हुआ है कि मोल का पावर वन माइनस एन, वॉल्यूम का पावर क्या होगा, एन माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ तक नोट कर लिए बच्चों को, फास्ट बताएंगे मेरे को, जल्दी से फास्ट कर लो। यहाँ तक नोट कर लिए, तक इन्फॉर्म करेंगे।
ठीक है, अब हम ना पे, तो अब इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा आपके लिए। तो कभी कभी ऐसा करता है, अच्छा यहाँ पे याद रखना, इसको नोट कर लेंगे, इसको इनफैक्ट आप याद भी कर लोगे कि अगर आपका यहाँ पे n होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर आपका n का जो वैल्यू है अगर 0 होगा तो यूनिट क्या होगा, n का वैल्यू 1 यानी ऑर्डर 1 होगा तो इसमें यूनिट क्या होता है, रेट कांस्टेंट का k का यूनिट क्या होता है, और n का वैल्यू 2 होगा तो क्या होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, n का ऑर्डर 0 में क्या होता है, मोल वॉल्यूम का पावर -1 सेकेंड इनवर्स, n का ऑर्डर 1 के लिए क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, n का वैल्यू 2 के लिए क्या होगा, मोल का पावर -1 वॉल्यूम का पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक, ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लोर कर लेना। यहाँ तो नोट हो चुका है कि इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा। जैसे अगर आपको बोलेगा यूनिट ऑफ के, आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, बोलेगा आपको ऑर्डर पता करना है, तो जैसे जैसे मान लेते हैं हम मोल का पावर 3 है, और ऊपर जो जनरल इक्वेशन था उसमें मोल का पावर क्या था, 1 - n था, दोनों का आप इक्वेट कर लो। ठीक है, तो आपका जो 1 - n है उसको इक्वेट कर दिया किससे में, 3 से, n क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ध्यान ना, दो दो टर्म होता है आपके पास, इसको ऊपर लिख ले, एक क्लास आपको ब्रेक देंगे फिर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था स्कूल में कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान ना, ऑर्डर हम निकालते हैं है ये होता है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, तो आपको डेटा दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग इन अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी एक स्टेप में कितना मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ध्यान देना, पॉसिबिलिटी ऑफ दो इंडिपेंडेंट कॉलिजन होने का टाइम, मतलब मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट कॉलिजन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, यानी सिंगल मॉलिक्यूल कॉलिजन पॉसिबल है, दो मॉलिक्यूल होगा, मोर देन टू मॉलिक्यूल का कॉलिजन क्या होता है, रेयर होता है, तीन तीन कॉलिजन एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होगा 1 to 3 तक पॉसिबल है, 3 भी क्या है, रेयर इवेंट होता है, और 4 तो होगा नहीं, तो 4 क्या होता है, इम्पॉसिबल। तो मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू होगा वो होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और रेयर केसेस में 3 हो सकता है, 3 की इवेंट जाएगा नहीं, ठीक है। और जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो क्या होगा, या तो 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखना। बात समझ में आया? तो ये रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस है,
सिंगल स्टेप प्रोसेस मान लेते हैं कि 2A से अगर P बन रहा है और ये बोल रहे हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो रेट लॉ में ध्यान देना, अगर प्रोसेस एलिमेंट्री होता है तो एलिमेंट्री प्रोसेस में जो कोफिशिएंट है वही पावर जाएगा, ठीक है। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वही पावर होता है, वही क्या था, ऑर्डर होता है, ठीक। अगर हम बोलेंगे हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन A + B गिव्स P है और रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इसका रेट लॉ क्या होगा? कि A × B होगा, यानी पावर दोनों का क्या होगा? 1 1 होगा, ठीक। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होता है? तो इस केस में अगर एलिमेंट्री प्रोसेस है तो एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्या होगा, जितना मॉलिक्यूल आप लिख रहे हो उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, एक साथ रिएक्ट करेगा, यानी एक साथ कोलाइड करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? सेम होता है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? सेम होता है, ठीक। याद रहेगा? इसको यहाँ नोट करेंगे फास्ट, तो नीचे का कुछ पार्ट नोट करके आपको ब्रेक देंगे। जिसको भी कुछ भी डाउट्स है, अगर आप सेशन के एंड तक रुकोगे तो मैं डाउट्स को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला फोकस हमारा होगा कि आज के टॉपिक को खत्म करना। उसका टाइम बचने वाला है मेरे को, जहां तक मुझे लग रहा है कि आधे घंटे का टाइम मेरे पास बचेगा, आधे घंटे से 20 मिनट के आसपास का। अगर डाउट्स है तो आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, तो मैं उसे कवर कर दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ चुका हो आपको? तो लास्ट का पॉइंट नोट कर लेंगे। पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन को बोला गया ऑर्डर, ठीक। और ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, बात समझ में आया? बट जब करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफाइन नहीं होता यार, क्योंकि क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है एक सिंगल स्टेप में कितना कोलाइड कर रहा है मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मल्टीपल स्टेप होता है, तो हर स्टेप का अपना अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी आएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पूरा एक मॉलिक्यूलरिटी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक। तो हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मल्टीपल स्टेप होगा, हर स्टेप का अपना अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगा, तो उसको आप एड अप नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक सिंगल मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है, ठीक। इतना क्लियर रहेगा? तो ये था आपके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। तो चलो आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। फिर हम सेशन को रिज्यूम करेंगे और हम लोग को खत्म करना है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट जो आपका ग्राफ्स है और रिलेशन को हम लोग सीखेंगे ब्रेक के बाद। तो अपने मैं सेशन को बस म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग 9:20 से 25 के बीच में आप लोग वापस सेशन में रिज्यूम कर लेना। जिसको भी डाउट्स है पिछले सेशन का, जो भी डाउट्स है उसको टॉपिक खत्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग उस टाइम तक क्लास में स्टे करोगे, ठीक है। तो चलो 9:20 से 9:25 के बीच हम लोग सेशन में रिज्यूम हो जाना, ठीक। चलो मैं सेशन को अपने से म्यूट कर रहा हूँ बस।